जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज की इस कक्षा में हम लोग जानेंगे जो हम लोगों के क्लास 10th जो बच्चे बिहार बोर्ड परीक्षा में जो आपके 2026 ईस्वी के कैंडिडेट्स हैं, और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों के विज्ञान से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न पत्र जो 2026 ईस्वी की परीक्षा के लिए जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे प्रश्न पत्र का हम लोग सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है वह वैसे किस विधि द्वारा ज्ञात करी जाती हैं, जीवाश्म क्या होते हैं, जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर है वृक्ष की आयु कैसे ज्ञात करी जाती हैं, रक्त के कौन कौन से कार्य होते हैं, पादप संवहन उत्तक किसे कहते हैं और कौन कौन से हमारे पास पादप उत्तक जो है संवहन उत्तक हैं। उसके बाद जो आपके पादप हार्मोन्स होते हैं उनके नाम जानेंगे। उसके बाद देखेंगे मानव अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, नेफ्रॉन्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, मूत्र का पीला रंग और पत्ती का हरा रंग और रक्त का लाल रंग जो होता है वह क्यों होता है, किस वजह से होता है, आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है, जो आपके जीव विज्ञान में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना, कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे कि धमनी और शिरा में कैसे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर होते हैं। ऐसा करके हम लोग लिखते हैं आंसर्स में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट टाइप का बना लेंगे। तो उसमें हम लोग सबसे पहले एक तरफ क्या करेंगे, धमनी लिख देंगे और दूसरे तरफ शिरा लिख देंगे, ठीक है। और चाहे तो आप धमनी का अंग्रेजी आर्टरीज लिख सकते हैं और शिरा का वेन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट्स धमनी में। तो धमनी जो होता है, धमनी हृदय से रक्त का जो संवहन होता है शरीर के विभिन्न भागों में करती हैं। क्योंकि देखिए जो धमनी होता है इसमें क्या होते हैं, शुद्ध रक्त बहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन होता है इसमें। तो क्या होता है कि ये धमनी जो होते हैं यह हृदय से निकलती हैं और यह क्या करती हैं, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं क्या चीज़, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट्स में लिखेंगे कि धमनी हृदय से रक्त का संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करती हैं। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शिरा में कि जो शिराएं होती हैं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्रित करके उसका संवहन हृदय तक करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि धमनी जो है हम लोगों के शरीर में हृदय से क्या करती हैं, रक्त को शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंचाती है ना, इसमें धमनी में। लेकिन यह क्या करता है, विभिन्न भागों से लेकर के कहाँ करती हैं, ये हृदय तक पहुंचाती हैं। समझ गए। तो यहाँ पर आपका क्या है, धमनी और शिरा में ये पहला पॉइंट्स हम लोगों ने देखा। दूसरा पॉइंट्स देखिए, इसमें क्या होता है, वाल्व होते हैं, जिसको हिंदी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, कपाट कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि धमनी जो होता है, धमनी में क्या होते हैं, वाल्व नहीं होते हैं। क्या होते हैं, वाल्व नहीं होते हैं, जिसको हिंदी भाषा में कपाट कहते हैं। तो इसमें यानी धमनी में वाल्व नहीं होते हैं, लेकिन शिरा में क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, यानी कपाट उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा, जो धमनी की दीवार होती है वो मोटी और लचीली होती है। क्या होती है, मोटी और लचीली होती है। किनकी दीवार भाई, धमनी की दीवार जो होती है वो मोटी होती है और लचीली होती हैं। लेकिन शिरा की जो दीवार होती है वह कैसी होती है, पतली होती हैं, यानी कि थीन होती हैं। कैसी होती हैं, थीन होती हैं। लेकिन इसकी दीवार कैसी होती हैं, ठीक होती हैं। ये कैसी होती हैं, मोटी दीवार होती हैं और लचीली भी होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें रक्त का जो बहाव होता है वह तेज होता है और अचानक झटके से होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर क्या देंगे कि जो इसमें रक्त का जो बहाव होता है वह तेज तथा एक
झटके से होता है। लेकिन सिरा में क्या होता है भाई, सिरा में जो रक्त का बहाव होता है ना वह धीमी गति से होता है। क्या होता है, धीमी गति से होता है। तो आप चाहे तो इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने पेज पर। तो अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि धमनी और सिरा में अंतर बताएं तो हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं अब, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखें, जीवाश्म की आयु का निर्धारण। देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जीवाश्म क्या होता है ना। तो अगर हम लोग इसको दो भाग में बांटें, यानी कि जीवाश्म, देखिए जीवाश्म, तो देखिए जीव का अस्म क्या है, जीव का अस्म, तो अस्म न क्या होता है, बचा हुआ, क्या होता है, बचा हुआ। तो इसमें क्या बात हुई कि अगर कोई भी पौधे और जंतु पुराने समय में किसी प्राकृतिक घटना की वजह से अगर वो हमारे मिट्टी के अंदर दब गए तो क्या हुआ कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं या बहुत लंबे समय तक क्या होते हैं, उनके जो कोमल अंग है ना, जैसे जंतु में अगर कोमल अंगों की बात करें तो त्वचा हो गए, बहुत सारे अंग तंत्र हो गए, है ना, मांसपेशियां हो गई, ये क्या है, कोमल चीज़ें हैं, है ना, कोमल अंग है, तो ये सरगल गई। और पौधे की बात करेंगे तो उनकी पत्तियां हैं, कोमल टहनियां हैं, वो सरगल गई। लेकिन जो इनके कठोर भाग हैं, जैसे हड्डी हो गए, पौधों के मोटे मोटे तने हो गए, वो क्या हो गए, वो कठोर भाग होते हैं, है ना, क्या होते हैं, कठोर भाग होते हैं। तो वो लंबे समय के बाद क्या हो जाते हैं, चट्टानों में बदल जाते हैं, पत्थरों का रूप ले लेते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। अब पूछा जा रहा है कि इनकी आयु का निर्धारण हम लोग कैसे करेंगे। तो जीवाश्म की आयु का जो निर्धारण किया जाता है वह किया जाता है आपके रेडियो कार्बन, किसके, रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये जो है आपके रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि के द्वारा क्या किया जाता है, जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकते हैं कि जो है जीवाश्म की आयु का जो निर्धारण होता है किस विधि द्वारा किया जाता है, तो हम लोग कहेंगे रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि द्वारा, या इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को बोलते हैं कार्बन डेटिंग विधि। क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग विधि कहते हैं। तो ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। ये पूछे जा सकते हैं कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण हम लोग रेडियो कार्बन का निर्धारण या कार्बन डेटिंग विधि द्वारा करते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखें वृक्ष की आयु। तो वृक्ष की जो आयु का निर्धारण हम लोग करते हैं या जानते हैं वह वार्षिक वलय से करते हैं। किससे करते हैं, वार्षिक वलय से करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनुअल रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एनुअल रिंग कहते हैं। तो वृक्ष की आयु का जो निर्धारण होता है या हम लोग ज्ञात करते हैं वृक्ष की आयु, वह किससे करते हैं, वार्षिक वलय द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, वार्षिक वलय द्वारा ज्ञात करते हैं। अब देखिए पूछा जा रहा है रक्त के कार्य। तो रक्त को हम लोग खून भी कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में ब्लड कहते हैं, और इसको हम लोग रुधिर भी कहते हैं। तो देखिए रक्त के क्या क्या कार्य हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं, रक्त को हम लोग नाम देते हैं तरल संयोजी उत्तक। क्या देते हैं, तरल संयोजी उत्तक। तो ध्यान रखिएगा तरल किसको बोलते हैं, यहाँ पर क्या है, फ्लूइडिटी का गुण है, ये बहने वाले होते हैं और हमारे शरीर में ये धमनी और सिरा में बहते हैं। संयोजी मतलब होता है जोड़ने वाला या दो अंगों को जोड़ता है, और उत्तक कोशिका का समूह होता है। तो अब देखिए रक्त को हम लोगों ने एक नाम दे दिया, तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखने हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं रक्त का एक और नाम बताएं, या रक्त को एक नाम से हम लोग जानते हैं। तो किस नाम से भाई, तरल संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। अब आइए कार्य देख लेते हैं। तो रक्त के कार्य क्या क्या होंगे। तो यह होगा गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कि ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने का काम करते हैं, है ना। उसके बाद देखिए पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। किसको भाई, पोषक तत्वों को
एक जगह से यानी एक अंग से दूसरे अंगों तक पहुंचाना। उसके बाद यह हार्मोन्स को भी एक जगह से या एक अंगों से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, है ना, हार्मोन्स को लेके जाते हैं। और फिर जो है ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं इसका भी ये संवहन करते हैं, है ना। तो शरीर में इनका काम होता है। रक्त जमाने वाले कारक भी रखते हैं, है ना, रक्त को जमाने वाले कारक, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं रक्त को जमाने वाले कारक, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो खून में ही होते हैं, है ना, जो रक्त को क्या करते हैं, जमाने का यानी क्लॉटिंग का काम करते हैं। तो कुछ बातें ध्यान रखिएगा, रक्त के अगर कार्य पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रक्त को हम लोग तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रक्त हमारे शरीर में धमनी और शिराओं में बहते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे रक्त के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला नंबर में लिखेंगे रक्त जो होता है यह गैसों का आदान प्रदान करता है। दूसरा हम लोग लिखेंगे यह पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। और फिर हार्मोन्स का क्या करता है, यह संवहन करता है, एंजाइम्स को लेके जाता है। और फिर रक्त को जमाने वाले कारक भी इसमें पाए जाते हैं, है ना। चलिए अब उसके बाद देखें आगे पादप संवहन ऊतक। अब देखिए पौधों में भी संवहन ऊतक की बात हो रही है। तो जाइलम होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, फ्लोएम होते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये आपसे पूछे जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम के कार्य बताएं। तो जाइलम क्या करते हैं, जल ढोते हैं, क्या करते हैं, जल खनिज लवण का संवहन करते हैं, ढोने का काम करते हैं। और फ्लोएम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ को ढोने का काम करते हैं, भोज्य पदार्थों को ढोने का काम करते हैं। तो जाइलम जल ढोता है और फ्लोएम भोज्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो इसमें आपका ऑक्जीन्स आता है, क्या आता है, ऑक्जीन आता है। दूसरा जिब्रेलिन आता है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड आता है, एब्सिसिक एसिड आता है। उसके बाद साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन और एक क्या है, इथिलीन। तो ये सब क्या है, आपके पादप हार्मोन्स होते हैं जो पौधों में जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनका क्या करते हैं, समन्वय करते हैं, ठीक है। उसी रासायनिक पदार्थ को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। और हमारे शरीर में भी हार्मोन्स बनते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा तैयार होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, मानव अंतःस्रावी ग्रंथि। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, है ना, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग हिस्सों पर पाए जाते हैं। और इनसे निकलने वाले जो रसायन होते हैं ना, उत्तेजक पदार्थ होते हैं, उसी को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब पूछा जाए मानव अंतःस्रावी ग्रंथि तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नलिका विहीन ग्रंथि। क्या बोलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। मतलब वे ग्रंथियाँ जिसमें क्या होता है, बिना किसी नलिका के कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और इससे निकलने वाले जो रसायन होते हैं वो हार्मोन्स कहलाते हैं। जैसे हमारे शरीर में कौन कौन से अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, अगर हम लोग सिर की बात करें तो यहाँ पर हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, पीनियल ग्लैंड्स हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। फिर गले वाले रीजन्स में क्या होता है, थायराइड, पैराथायराइड्स। फिर जो चेस्ट रीजन्स में होते हैं, थोरेसिस रीजन में होते हैं थाइमस ग्रंथि। पेट में हम लोग का क्या होता है, एड्रीनल ग्रंथि होता है, अग्नाशय होता है ना। तो ये सब होते हैं हमारे पेट में। फिर है आपका टेस्टिस, ओवरिशन और अपड़ा भी अंतःस्रावी ग्रंथि में रखे गए हैं। उसके बाद देखिए नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग वृक्क की संरचनात्मक, क्या बोलते हैं, वृक्क की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। और यह क्या होता है, यह हमारे एक वृक्क में 10 लाख होता है। कितना होता है, 10 लाख
नेफ्रॉन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में जो वृक्क होते हैं उसमें नेफ्रॉन की जो संख्या है वो 10 लाख है। और नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। चलिए उसके बाद देखिए ओजोन का आणविक सूत्र। तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है ना। और ये परत है, ओजोन परत हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं, जो कहाँ होते हैं? समताप मंडल में होते हैं। उसके बाद आगे देखिए, मूत्र का पीला रंग होता है किसके कारण भाई? यूरोक्रोम के कारण, है ना। तो आप नोट्स भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर सवाल पूछा गया है मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो नोट्स करिए, यूरोक्रोम की वजह से होता है। उसके बाद पत्ती का हरा रंग कैसे होता है भाई? क्लोरोफिल के कारण होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रक्त का जो रंग होता है वह किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है।